नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स आ गए हैं। आज तारीख है 16 मई, साथ साथ आज सैटरडे भी है। तो कल यानी संडे को आप करंट अफेयर्स का इंतजार मत करिएगा क्योंकि एक दिन की छुट्टी ली जाएगी। फिलहाल आज काफी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, लेकिन अभी आपका जो ये पैकेज घोषणा किया गया है 20 लाख करोड़ का, तो उसकी दूसरी तीसरी किस्त के बारे में भी बात करेंगे आज हम लोग। तो उसको मैंने बहुत अंत में स्लाइड में रखा है और उसको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जानकारी पूरी यहां पर है तो आप जरूर उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। फिलहाल एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो अभी हम लोग ने मदर्स डे मनाया था, फिर उसके बाद अब इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया गया और उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ चलते हैं। हाल फिलहाल तेलंगाना, आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। उन्होंने एक आदेश दिया है कि सरकार में जो भी किसान फसल उगाते हैं उनके निर्देश दिए जाएंगे, यानी कि कहां, कब, कैसे और किसको क्या उगाना है इसकी पूरी जानकारी सरकार द्वारा दी जाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार धान की फसल उगाने के लिए 50 लाख एकड़ भूमि सीमित कर देगी, यानी कि धान की फसल इससे ज्यादा फसल पर या जमीन पर नहीं उगाई जा सकेगी। 50 लाख एकड़ तक ही आप धान की फसल उगा सकेंगे। वहीं राज्य में लाल चने की खेती को भी 10 लाख एकड़ तक सीमित कर दिया गया है। तेलंगाना सरकार के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जल्द ही इस संबंध में घोषणा की जाएगी। राज्य के किस क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जानी है, साथ ही राज्य सरकार ने इन नियमों का पालन करना भी अनिवार्य बना दिया है। आधिकारिक सूचना के अनुसार जो किसान इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें राज्य सरकार की रायथू बंधु योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो देश का पहला राज्य बना है तेलंगाना जो फसल उगाने के लिए निर्देश देने जा रहा है। कब, कहां, कैसे, कौन सी फसल उगाई जाएगी, किस भूमि पर कौन सी फसल लगाई जाएगी, इसका फैसला तेलंगाना सरकार करेगी। और ये इसलिए ताकि किसानों को जो भी उनको फसल में नुकसान हो जाता है उससे बचाने के लिए। इसको आप डिक्टेटरशिप के हिसाब से मत समझिए, इसको इस तरीके से समझिए कि किसानों को हो सकता है कि उतना ज्यादा नॉलेज ना हो या उतना ज्यादा ज्ञान ना हो जिसकी वजह से भूमि का वो समुचित उपयोग कर सके। तो उन्हें पूरी तरीके से सरकार के ऊपर निर्भर कर दिया गया है। उन्हें पूरी तरह से जो निर्देशन दिया जाएगा वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। फिलहाल यहां पर रायथू बंधु योजना की बात चलती है तो दो योजनाएं प्रमुख हैं इस तरह की। एक है कालिया योजना। कालिया योजना ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रदेश में कालिया योजना लागू की थी। सरकार का मानना है कि एक तरफ इससे किसानों को मदद मिलेगी, दूसरी तरफ राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ेगा। इस योजना पर सालाना करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना का पूरा नाम कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन यानी कि फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो ये कालिया का फुल फॉर्म है। इस परियोजना में किसानों को बीमा के साथ साथ वित्तीय, आजीविका और खेती के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपए दिए जाते हैं। ये पैसा खरीफ और रबी की सीजन की फसलों के लिए दिया जाता है। जबकि तेलंगाना की रायथू बंधु योजना भी काफी सफल रही है और केंद्र सरकार मौजूदा विकल्पों में से सबसे ज्यादा विचार इस योजना पर कर रही है कि इस योजना को पूरे देश में लागू किया जा सके। यही एक योजना ऐसी थी जो के चंद्रशेखर राव जी की पार्टी को सत्ता में लेकर आई थी। इसके तहत राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए 12,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस स्कीम में राज्य सरकार किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और मजदूरी इत्यादि खर्चों के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से 4,000 रुपए की सहायता देगी। इसी तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, उसके तहत भी किसानों को 6,000 रुपए की राशि दी जानी थी। तो फिलहाल कालिया योजना याद रखिएगा ये उड़ीसा की है, जबकि रायतू बंधु योजना जो है ये आपकी तेलंगाना सरकार की है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं तो गुजरात ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की है। गुजरात सरकार ने 14 मई 2020 को आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू, जिसे AGSY के नाम से जाना जाएगा। राज्य सरकार ने भी छोटे व्यापारियों, कुशल कामगारों, ऑटो रिक्शा मालिकों, इलेक्ट्रीशियन और नाइयों आदि के लिए आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। और इसके जरिए क्या किया जाएगा कि करीब 10 लाख ऐसे लोगों को बैंकों से 1 लाख रुपए तक का ऋण 2% वार्षिक ब्याज की दर पर मिलेगा, जो कि बेहद कम है, जिससे वे अपना नया जीवन शुरू कर सकेंगे। अगर उनके पास कोई पूंजी नहीं बची हुई है तो कोई नया रोजगार वो तलाश सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ऋण आवेदन के आधार पर ही मुहैया कराए जाएंगे, जिसमें गारंटी की जरूरत नहीं होगी।
राज्य सरकार ने कहा कि शेष 6% ब्याज का भुगतान राज्य सरकार बैंकों को करेगी। इस तरीके से ऐसे ऋणों में 8% बैंक को मिलेंगे और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और प्रथम 6 महीने तक कोई भी किस्त इसमें देनी नहीं होगी। तो गुजरात सरकार की ये है आत्मनिर्भर सहाय योजना। अगर आपसे पूछा जाए कि सहाय योजना किसने शुरू की है, तो गुजरात सरकार ने ये योजना शुरू की है, आत्मनिर्भर सहाय योजना। अब गुजरात की बात छिड़ी है तो गुजरात के बारे में बात करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्लाइड है, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश में, और हिंदी वाले लोग बाद में इसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जिनको हिंदी में जरूरत पड़ेगी। वैसे मैं बोल हिंदी में ही रहा हूं, लेकिन फिलहाल अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है इंग्लिश फॉन्ट के साथ तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना हिंदी वाले फॉन्ट में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है इंग्लिश में। 31वां अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया था जनवरी में, मकर संक्रांति के आसपास। 8 नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व राज्यों ने माधवपुर का मेला ये अभी सेलिब्रेट किया गुजरात में। 2 अप्रैल 2020 को इसको होना था, लेकिन इसको बाद में स्थगित कर दिया गया था और इसको बहुत ही सादे तरीके से मनाया गया। फिलहाल मैं आपको बता दूं, माधवपुर का जो मेला है इस बार सीजीएल 2019 में काफी ज्यादा पूछा गया प्री में। उन्होंने माधवपुर मेला के बारे में ये पूछा था कि ये किस भगवान के लिए या किस गॉड के लिए समर्पित है, तो ये श्री कृष्ण और रुक्मिणी के जो विवाह बंधन है उसके लिए मनाया जाता है, उसकी याद में मनाया जाता है। और मिसमी जनजाति जो कि अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, वैसे ये आपको 8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में देखने को मिलेगी। तो मिसमी जनजाति द्वारा ये मेला गुजरात में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में 3रा वैश्विक आलू सम्मेलन जो है गुजरात के गांधीनगर में इसको एड्रेस किया था, इसको संबोधित किया था। 3 जनवरी 2020 को चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात श्री विजय रमिकलाल रूपानी जी ने विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू जो था उसका उद्घाटन किया था। ये शारदा धाम कैंपस नियर वैष्णो देवी सर्किल अहमदाबाद गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया था। और आप सभी को पता है कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में है। तो फिलहाल पहला कृषि मंथन प्रोग्राम जो था ये भी आपको अहमदाबाद में अभी देखने को मिला था। गुजरात जो है इस बार के वाटर इफिशियंसी सर्वे में 2019 में, जो कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको सर्वे किया गया, तो पाया गया कि गुजरात वाटर इफिशियंसी सर्वे यानी कि इसने सबसे अच्छी तरीके से वर्षा के जल का संचय किया है और अच्छे तरीके से पानी का प्रबंधन किया है, और इस मामले में गुजरात सबसे पहले नंबर पे आया है। जबकि दिल्ली जो है ये सबसे बुरे राज्यों में से एक था जिन्होंने पानी की सत्यानाशी कर रखी है, बुरी तरीके से उसको मैनेज नहीं किया है। इंडिया ने यानी भारत ने अभी हाल ही में 13वां कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन जो है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज यानी कि प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से जुड़ा हुआ सम्मेलन के लिए 13वां सम्मेलन जो है ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था। इसकी थीम थी माइग्रेटरी स्पेसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड वी वेलकम देम होम। जो प्रवासी प्रजाति होती हैं वो दुनिया को, पूरे विश्व को कनेक्ट करती हैं, ग्रह को कनेक्ट करती हैं और उनका घर पे हम स्वागत करते हैं। इस बार का जो मस्कट रहा था वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहा था, जो कि राजस्थान का राजकीय पक्षी है जिसे हम गोडावन पक्षी भी कहते हैं। गुजरात पुलिस देश की पहली पुलिस बन गई है जो टेसर गन का प्रयोग करेगी। टेसर गन इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली गन होती है, आपने इसको फिल्मों वगैरह में जरूर देखा होगा। अपराधियों को टेसर गन से मार दिया जाता है, थोड़ी देर के लिए लकवा जैसा मार जाता है। गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में डच फ्लाइंग मेकर, एक फ्लाइंग कार मेकर कंपनी है डच की, तो उससे के साथ पहली उड़ने वाली कार का प्रोडक्शन बनानी, जिसके पालवी के नाम से जाना जाएगा, पालवी लिबर्टी यानी कि पर्सनल एयर लॉन्च व्हीकल जो है, इसको सब दुनिया की पहली उड़ने वाली कार जो है इसको बनाया जाएगा गुजरात में। 5वां इंडिया फार्मा और इंडियन मेडिकल डिवाइस कॉन्क्लेव जो है ये अभी आपको गुजरात गांधीनगर में देखने को मिला। गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में एक अपनी तरह का यूनिक इनिशिएटिव अंबारे आंगनवाड़ी लॉन्च किया। इसका मतलब होता है कि घर के पास ही आंगनवाड़ी केंद्रों की बात करें तो आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा मिलकर की जाती है और इसकी व्यवस्था की जाती है ताकि जो भी गरीब बच्चे हैं उनको पोषण युक्त खाना मिल सके, उनको पोषण युक्त आहार मिल सके। तो लॉकडाउन के दौरान ऐसा नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए घर घर तक आंगनवाड़ी केंद्रों को पहुंचाने के लिए अंबारे आंगनवाड़ी योजना जो है गुजरात सरकार ने लॉन्च की थी। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा सोलर रूफटॉप जो
डेवलप किए गए हैं, जो इंस्टॉल किए गए हैं, वो कर्नाटका में किए गए हैं, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे किए जाए यानी कि घरों के ऊपर जो सोलर रूफटॉप लगे हैं उसमें गुजरात नंबर 1 पर है। और सबसे ज्यादा रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है वो कर्नाटका की है, यानी अक्षय ऊर्जा उत्पादन में कर्नाटका सबसे पहले नंबर पर है, जबकि गुजरात तीसरे नंबर पर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, सीएम विजय रूपानी है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है, फ्लावर मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा, फ्रूट मैंगो यानी आम, स्टेट एनिमल एशियाटिक लायन यानी कि एशियाई शेर, और स्टेट बर्ड है ग्रेटर फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो पक्षी जो है स्टेट बर्ड है यानी कि आपका राजकीय पक्षी है, और स्टेट ट्री बनियान, बनियान यानी कि बरगद का पेड़ जो है ये यहाँ राज्य की वृक्ष है। तो हिंदी वाले भी अब यहाँ पे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल रही है। अगली जानकारी है, राजनाथ सिंह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा में, कहा, गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत आईसीजीएस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सचेत नाम का एक शिप है उसको लॉन्च किया, और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं आईबीएस C450 एंड C451 का जलावतरण किया है। सचेत को गोवा स्थित गार्डन शिप बिल्डर्स ने डेवलप किया है, जबकि आपकी इंटरसेप्टर नौकाओं को C450 और C451 को लार्सन एंड टुब्रो ने डेवलप किया है। यह भारतीय तटरक्षक बल के इतिहास में पहला मौका है कि जब किसी तटरक्षक जहाज को डिजिटल माध्यम से कमीशन किया गया, जो कि कोविड-19 महामारी के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के तक प्रोटोकॉल बनाए रखने के लिए बेहद ज्यादा जरूरी था। तो आईसीजीएस सचेत जो है ये कमीशन हो गया है, और उसके साथ साथ 2 इंटरसेप्टर नौकाएं हैं जो गोवा में कमीशन की गई हैं, उनको हमारे रक्षा मंत्री जी ने कमीशन किया। आईएनएस सचेत याद रखिएगा, आईसीजीएस सचेत। अगली जानकारी है, हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन जी ने कोवास 6800 नामक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। कोवास 6800 देश की पहली टेस्टिंग मशीन है जिसे सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों में टेस्टिंग करने के लिए खरीदा गया है, और जिसे दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है। कोवास 6800 टेस्टिंग मशीन आरटीबी पीसीआर टेस्ट के लिए पूरी तरह से स्वचालित और हाई एंड मशीन है। यह मशीन उच्च मात्रा और अच्छी गुणवत्ता टेस्टिंग प्रदान करेगी, जो 24 घंटों में लगभग 1200 नमूनों के परीक्षण करने में सक्षम है। तो कोवास 6800 किसने डेवलप किया है? दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने इसको डेवलप किया है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इसे डेवलप किया है। दिल्ली बेस्ड ये संस्थान है, और कोवास 6800 कोविड-19 की टेस्टिंग करने के लिए पहली किट है जिसको सरकार द्वारा खरीदा गया है और इसे लॉन्च किया गया। अगली जानकारी है, स्लोवेनिया जी, यूरोप का एक सुंदर सा देश जिसको कोरोना वायरस फ्री पहला कंट्री बताया गया है यूरोप का। स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है। अब स्लोवेनिया ने अन्य यूरोपीय देशों से प्रवेश करने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोएशिया से जुड़े हुए 2 मिलियन से अधिक लोगों के देश में महामारी घोषित किए जाने के बाद कोविड-19 के 1464 मामले सामने आए हैं और 103 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सरकार ने कई प्रतिबंधों में छूट देना शुरू किया है जो बीमारी के प्रसार को कम करने के लिए लगाए गए थे। सभी दुकानों और ड्राइविंग स्कूलों को भी अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। तो स्लोवेनिया हो गया है पहला यूरोपीय कंट्री जो कोरोना वायरस से फ्री हो गया है। चलिए आपको स्लोवेनिया की सैर करा देते हैं। अफ्रीका तो आप पहुंच ही जाएंगे। अफ्रीका अगर आप देखेंगे तो उससे पहले ऊपर आपको मिलेगा मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से अगर आप इस तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्रोएशिया, फिर क्रोएशिया, बोस्निया, और इसी के ऊपर आपको मिलेगा स्लोवेनिया। स्लोवेनिया हंगरी, ऑस्ट्रिया, इटली और क्रोएशिया से घिरा हुआ है, और एक तरफ ये भूमध्य सागर से भी घिरा हुआ है। क्रोएशिया की राजधानी जो है जुबिलजाना, जबकि प्राइम मिनिस्टर है जानी जानसा और प्रेसिडेंट है बोरुत पहोर। क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री है इसलिए करेंसी यहाँ पर यूरो ही चलती है। भूमध्य सागरीय देश है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, यूरोपियन कंट्री है। और यहीं पर अगर आप देखें तो ये है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की संधि, जो कि आपके भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो ये थोड़ा बहुत याद करते रहा करें, मैप जरूर देखते रहा करें, उससे थोड़ा थोड़ा आइडिया रहता है। अच्छा, स्लोवेनिया की राजधानी का जरा प्रोनाउंसिएशन करिए सभी लोग, ध्यान रखिएगा। एल साइलेंट है और बाकी सभी वर्गों का उच्चारण होगा, वर्णों का उच्चारण होगा जुब लिजाना, ठीक है। चलिए अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है वित्त मंत्री के राहत पैकेज के बारे में।
तो इन्होंने 3 किस्तें जारी की थी। 13 मई को पहली किस्त जारी की, जिसमें यह बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनाने की बात की है भारत को, और समाज के कई वर्गों से बातचीत कर पैकेज तैयार किया गया था। फिलहाल इसमें जो कोशिश की गई थी पहली इसमें, तो उसमें एमएसएमई के ऊपर काफी ज्यादा बात की गई थी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ही कुछ ही घंटों में राहत पैकेज की घोषणा की गई थी और लोगों तक मदद पहुंचाई गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्थानीय ब्रांड को दुनिया में पहचान दिलानी है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्मविश्वासी भारत का है, जो लोकल लेवल पर उत्पाद बनाकर ग्लोबल उत्पादन में योगदान करे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आरबीआई आने वाले दिनों में बाजार में पैसा लेकर आएगा, जिससे आपको आने वाले दिनों में जानकारी मिल जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि 15 विभिन्न कदमों का एक जिक्र होगा, जिसमें 6 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए कदम उठाए जाएंगे, जबकि 2 कदम एमएसएमई के फाइनेंस से जुड़ा है और 2 पीएफ से जुड़े हैं। वित्त मंत्री जी ने कहा कि लॉकडाउन के बाद गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई थी। लॉकडाउन में राशन और अनाज का वितरण किया गया। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मुहैया कराया गया और उनके खातों में पैसे पहुंचाए गए। इन्होंने ये भी कहा कि माइक्रो यूनिट में 25,000 का निवेश माना जाता था, लेकिन अब इसकी परिभाषा बदल दी जा रही है। अगर निवेश 1 करोड़ तक का भी है तो उसे माइक्रो यूनिट ही माना जाएगा और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का हो सकता है, तब भी आप माइक्रो यूनिट के अंतर्गत ही आएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ज्यादा निवेश वाली कंपनियों को एमएसएमई के दायरे में ही रखा जाएगा। पहले केवल निवेश के आधार पर तय किया जाता था, अब टर्नओवर के आधार पर भी एमएसएमई की परिभाषा तय की जाएगी। यानी कि पहले ये होता था कि अगर आपने 25,000 रुपए तक का निवेश कर रखा है तो आपकी यूनिट को माइक्रो यूनिट माना जाता था, लेकिन अब आप 1 करोड़ रुपए तक का निवेश जुटा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जी कहा कि 200 करोड़ तक के सारे टेंडर जो होंगे वो ग्लोबल टेंडर नहीं माने जाएंगे। ग्लोबल टेंडर का मतलब यह है कि लोकल लेवल पर भी जो कंपनियां हैं वो 200 करोड़ रुपए के टेंडर तक भाग ले सकेंगी। उन्होंने कहा कि इसके चलते एमएसएमई का बिजनेस करना आसान होगा। आत्मनिर्भर भारत में अब मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ पाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए दी गई सहायता अगले 3 महीने के लिए बढ़ाई जा रही है और यह सहायता जून जुलाई अगस्त तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 2,500 करोड़ रुपए की मदद इसके लिए सरकार की ओर से दी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि 15,000 से कम सैलरी वालों की सरकारी सहायता सैलरी का 24% सरकार पीएफ में जमा करेगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि पीएफ कंट्रीब्यूशन अगले 3 महीनों के लिए घटाया जा रहा है, नियोक्ताओं के लिए किया गया है और अब उन्हें, जबकि पीएसयू और सरकारी जो भी बैंक वगैरह हैं, जो भी सरकारी उपक्रम है, उन्हें 12% ही देना पड़ेगा। पीएसयू पीएफ का 12% देंगे, लेकिन कर्मचारियों के जो भी सैलरी से कटेगा वो केवल 10% पीएफ ही कटेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि डिस्कॉम को कैश फ्लो की समस्या हो रही है, जिसके लिए 90,000 करोड़ की सहायता तय की गई है। उन्होंने कहा कि एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्कीम दी जा रही है। वित्त मंत्री जी ने यह भी कहा कि निर्माण काम के लिए 6 महीने तक के लिए विस्तार दिया गया है। मतलब जो भी कंपनियां अभी काम खत्म करने वाली थी उनके काम की तारीख को 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है और ऐसे में उनका कोई भी पैसा रोका नहीं जाएगा। फिर इसके बाद उन्होंने दूसरी कॉन्फ्रेंस की 14 मई को। 14 मई को उन्होंने दूसरी किस्त में प्रवासी मजदूर, किसानों, रेहड़ी पटरी वालों और छोटे व्यापारियों पर उनका फोकस रहा। उन्होंने बताया कि 2 महीने में 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं और इन्हें भी 25,000 करोड़ का ऋण दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मार्च में नाबार्ड के जरिए ग्रामीण बैंकों को पैसा मुहैया कराया गया ताकि ये ऋण दिए जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि अर्थव्यवस्था के लिए 2 महीने में कदम उठाए गए हैं। कोविड-19 के हमले के बाद भी बैंकों की गतिविधियां जारी रही और 63 लाख लोन दिए गए हैं और ये सभी लॉकडाउन के दौरान हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा कि राज्य सरकारों को इजाजत दे दी गई है कि वह आपदा के लिए रकम का इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों के लिए खाने और रहने का इंतजाम कर सके। ये राज्यों का अधिकार है कि वह इस रकम को कैसे इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों के पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है उन्हें भी 5 किलो गेहूं, चावल और 1 किलो चना की मदद की जाएगी और इसका फायदा 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को होगा, जिसके जरिए 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्त मंत्री जी ने यह भी कहा कि प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए पीएम आवास के तहत जल्द ही रेंटल हाउसिंग लाई जाएगी, जिसके जरिए वो किराया देकर उन मकानों में बहुत सस्ते दामों पर रह सकेंगे और कम किराए पर उन्हें रहने के लिए घर मिल पाएगा। ये भी कहा कि जो शहरी बेघर गरीब हैं उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से व्यवस्था की जा रही है कि उनके लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए जाएं और ये पिछले 2 महीनों की ही बात है। पूरे देश में 12,000 सेल्फ ग्रुप हैं जिन्होंने 3 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर बनाए हैं। ये सब केंद्र सरकार की मदद से ही हो रहा है और शहरी गरीबों के लिए भोजन और आवास मुहैया कराया जा रहा है। शहरी इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों को शेल्टर होम केंद्र सरकार के पैसे से 3 टाइम खाना दिया जा रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और आगे चढ़ने पर और भी इसमें खर्च किया जाएगा। अगले पॉइंट पर उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों को 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता के लिए नाबार्ड के जरिए दी जा रही है। 3 करोड़ छोटे और मझोले किसानों को फायदा होगा। कहा कि रेडी पटरी ठेला और वालों को 5,000 करोड़ रुपए की सुविधा दी जाएगी। डिजिटल पेमेंट करने वालों को इनाम दिया जाएगा और इससे 50 लाख लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा जो मजदूर लौट रहे हैं उन्हें विभिन्न मंत्रालयों के जरिए मनरेगा में इनरोल किया जा रहा है और अधिनियम के तहत उन्हें अपने राज्य में ही काम दिया जाएगा। उन्होंने कहा मजदूरों को किसी एजेंसी के जरिए नहीं बल्कि सीधे काम के लिए बुलाया जा सकेगा। इसे लेकर संसद में काम जारी है और मजदूरों को लाभ होगा। उन्होंने कहा मिनिमम वेज यूनिवर्सल प्रावधान में लाए जाएंगे ताकि मजदूरों को फायदा हो सके। कैंपा फंड का इस्तेमाल कर 6,000 करोड़ रुपए के रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। इससे आदिवासी और जनजाति समूहों के हाथ में सीधे पैसा पहुंचाया जाएगा। पिछले साल मई के मुकाबले में इस साल ज्यादा लोग रजिस्टर कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर चाहे खुद तो रजिस्टर कर सकते हैं और दिहाड़ी मजदूरी जो है वो 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है। मजदूरों को रात में काम करने के तरीकों को सुरक्षित करने पर भी काम किया जा रहा है और असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। संसद में इसको लेकर काम चल रहा है। तीसरी मीटिंग उन्होंने कल की और उसमें उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री ने कहा कि आज कृषि के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए पिछले 5 से 6 सालों के बीच में कदम उठाए जा रहे हैं और करोड़ों किसानों को इसके माध्यम से लाभ मिला है। पिछले 2 महीनों में किसानों के लिए कई कदम उठाए गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए लगभग 74,300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं जो सीधे किसानों को मिले हैं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत 2 महीने में 18,700 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले गए हैं। फसल बीमा योजना के माध्यम से जो क्लेम मिले थे वे 6400 करोड़ रुपए क्लेम किसानों को मिले हैं। लॉकडाउन के दौरान दूध की खपत 20 से 25% कम हुई है। 5,000 करोड़ की अतिरिक्त लिक्विडिटी मदद 2 करोड़ किसानों को दी गई है और 2% ब्याज अनुदान भी किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि आधारभूत ढांचा बनाने के लिए योजना लाई गई है। इसमें किसानों की आय बढ़ेगी। भारत न केवल अपनी मांग को पूरा कर सकेगा बल्कि आने वाले समय में निर्यात में भी मदद मिलेगी। असंगठित क्षेत्र जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं उनके लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आए हैं। ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। उन्होंने कहा जिस तरह बिहार में मखाना बनता है उसके लिए उत्तर प्रदेश में आम है, कर्नाटक में रागी है, तेलंगाना में हल्दी है। लोकल से ग्लोबल नीति के तहत इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। इससे लगभग 2 लाख इकाइयों को लाभ मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे और मार्केटिंग बढ़ेगी, ब्रांडिंग होगी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी किया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाई गई है। इससे मछुआरों को लाभ होगा और इसमें से 11,000 करोड़ रुपए समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए मिलेगा। 9,000 करोड़ रुपए इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए होंगे। हर्बल कल्टीवेशन प्रमोशन के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया गया है। 10 लाख हेक्टेयर जमीन में इसकी खेती होगी और इससे 5,000 करोड़ रुपए की आय किसानों को होगी। गंगा किनारे भी ऐसे हजारों एकड़ में प्लांटेशन की ड्राइव चलाई जाएगी ताकि वहां पर भी रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके। फिलहाल अब बारी है हमारे न्यूज फटाफट की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया और ये इस बार मनाया गया है 15 मई को। इस बार की थीम रही फैमिलीज इन डेवलपमेंट। ये हर साल मनाया जाता है और परिवार के महत्व और परिवारों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में बताता है। जो अकेला रहता है वही समझ सकता है कि परिवार की महत्ता क्या होती है। तो एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार एक सहायक समाज के लिए बनाता है जो बदले में राष्ट्र के लिए बेहतर नागरिक बनाता है। तो फिलहाल फैमिलीज इन डेवलपमेंट अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। हर्षवर्धन जी ने अभी हाल ही में 32वीं बैठक, स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज हेल्थ मिनिस्टर यानी कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो होते हैं जहां पे कभी ब्रिटिश उपनिवेश रहा है, के माध्यम से आयोजित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन जी ने किया। बैठक एक थीम में साथ आयोजित की गई थी जिसका थीम था डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स और इसमें कोविड-19 के रिस्पॉन्स के बारे में भी चर्चा की गई है। तो 32वीं बैठक हुई है कॉमनवेल्थ कंट्रीज की जिसमें कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स की, जिसमें हमारी तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मंत्री यानी मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने भाग लिया। हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने अभी हाल ही में वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर मीटिंग को अटेंड किया है। तो सऊदी अरब की अध्यक्षता में असाधारण G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता निवेश मंत्री खालिद अल फलेह की उपस्थिति में सऊदी के वाणिज्य मंत्री माजिद अल कसाबी द्वारा की गई थी। इस वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। तो फिलहाल ये दूसरी बैठक थी और G20 इस बार जो चेयर में है वो है आपका सऊदी अरब। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज डिस्कॉम्स के लिए आवंटित तरलता राशि कितनी की गई है? तो 90,000 करोड़ रुपए जो हैं वो डिस्कॉम यानी वितरण कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनियों के लिए आवंटित किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के हाल ही में किस परीक्षण मशीन को
समर्पित किया है राष्ट्र को, तो उसका नाम है कोबास 6800। G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक का दूसरा संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पीयूष गोयल ने। राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभी हाल ही में कहां पर भारतीय तटरक्षक बल के पोत ICGS सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं C450 C451 का जलावतरण किया है? तो वो उन्होंने गोवा में किया है। गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत बैंकों से 1 लाख रुपए तक का ऋण दिलाने की बात की है, और उस पर ब्याज कितना लगेगा लोगों को? वो 2% ब्याज पर मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा रेडी पटरी ठेला लगाने वालों के लिए कितने रुपए की आर्थिक सुविधा दी जाएगी? तो 5,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सुविधा देने की बात की है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पायलट परियोजना के रूप में खेती को विनियमित करने के उद्देश्य से किसानों को फसल उगाने संबंध में निर्देश जारी करने की घोषणा की है? तो वह है तेलंगाना सरकार के चंद्रशेखर राव की। कोविड-19 महामारी के आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र कौन सा बना है? तो वो है स्लोवेनिया। और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभी हाल ही में कहां पर भारतीय तटरक्षक, ये तो हो गया, गोवा में तटरक्षक बल के पोस्ट सचेत को लॉन्च किया है। अब बारी है आज के क्विज की। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नाम से एक परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो उसका नाम है कोबास 6800। हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज डिस्कॉम के लिए कितनी आवंटित तरलता राशि डिस्ट्रीब्यूट की गई है? तो वो है 50,000 करोड़ रुपए। किस अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? हर साल 15 मई को। G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक का दूसरा संस्करण भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वो किया है आपके पीयूष गोयल जी ने। राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक अभी हाल ही में आयोजित की गई, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत ICGS सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं C450 C451 का जलावतरण किया है। गुजरात सरकार के आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत बैंकों से 1 लाख रुपए तक का ऋण 2% वार्षिक ब्याज पर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रेहड़ी पटरी ठेला वालों के लिए लोगों को कितने रुपए की सुविधा दी जाएगी? तो 5,000 करोड़ रुपए तक की सुविधा उनको दी जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में खेती को विनियमित करने के उद्देश्य से किसानों को फसल उगाने के संबंध में आवश्यक निर्देश देने की घोषणा की है? तो वो है आपका तेलंगाना। कोविड-19 महामारी के आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र कौन सा बना है? तो वह है स्लोवेनिया। और दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही रखता हूं। जय हिंद, जय भारत।